इस समय हमारी पृथ्वी को 1 डिग्री के करीब फीवर है, जिसे हम लो ग्रेड फीवर कह सकते हैं। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, हमने कई कई वाहन बनाए हैं, उसकी वजह से ये पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री चला गया है कि यदि इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं किया गया तो इस सदी के अंत तक ये करीब 4 डिग्री से ऊपर चला जाएगा। ये हमारी आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत ख़तरनाक बात है। तो इसके लिए हमने जो एक वेस्ट है, आपने जो देखा होगा, वेस्ट भी एक ग्रीन हाउस जनरेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। अपने दोस्तों के साथ मिलकर हमने ये सोचा कि हम इस जो वेस्ट की प्रॉब्लम है इस पर कुछ काम करना शुरू करें। तो हम सब ने अपने घरों में मिलकर कूड़े को अलग अलग करना शुरू किया, सेग्रीगेशन शुरू किया। उसमें ये जो प्लास्टिक वेस्ट हमारा पॉलीथीन, रैपर्स आते हैं, पैकेजिंग मटेरियल्स आते हैं, इसको यदि हम कॉम्पैक्ट करके भर लें बोतलों में और इसको इको ब्रिक्स का नाम हमने दिया कि एक बड़ा सस्ता और सरल उपाय है जो घरों में किया जा सकता है। इस इको ब्रिक्स को जब हमने किया तो हमें ये लगा अब इको ब्रिक्स को किस तरीके से यूज़ करें। तो हमने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने शुरू किए और हमने देहरादून में करीब 15 के करीब इसमें इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। उसमें बड़ी सफलताएं मिली हैं। इस समय हमारी पृथ्वी को 1 डिग्री के करीब फीवर है, जिसे हम लो ग्रेड फीवर कह सकते हैं। और ये फीवर जो उसको हुआ है, ये हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो हम 100-125 साल से जो हम कर रहे हैं, हमारी जो एक्टिविटी चल रही हैं, उस वजह से ये टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ है। हुआ ये कि जो पृथ्वी पे 100 साल से करीब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, हमने कई कई वाहन बनाए हैं, उसकी वजह से ये पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री चला गया है। और विश्व के जो साइंटिस्ट हैं या जो क्लाइमेट चेंज पे जो काम कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि यदि इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं किया गया तो इस सदी के अंत तक ये करीब 4 डिग्री से ऊपर चला जाएगा। और 4 डिग्री से ऊपर चले जाने पर अर्थ के जो हमारी पृथ्वी है, इसके स्वरूप में बहुत बड़े बदलाव आ जाएंगे और उनको फिर वापस ठीक करना बड़ा मुश्किल होगा। तो इसके लिए कई प्रयास हो रहे हैं और होपफुली ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ 10-15 सालों में हम इसका टेम्परेचर 2 डिग्री से ऊपर नहीं जाने देंगे या 1.5 डिग्री से ऊपर नहीं जाने देंगे। जबकि आशंका ये है कि ये 1.5 डिग्री अभी आने वाले 4-5 सालों में चला जाएगा। तो ये जो एक बड़ा चेंज मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारी आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत ख़तरनाक बात है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं, ये जो तापमान बढ़ रहा है, इसके पीछे बढ़ने का कारण ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जो एक अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट की वजह से हमारा बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, जिस इंडस्ट्रीज लग रही हैं, वाहन या व्हीकल्स जो हैं, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री बूम पर है। इसकी वजह से जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब आ रही हैं, इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये अब आप पूछेंगे कि हम एक इंडिविजुअल के हाथ में इनको कंट्रोल करना कैसे है। जैसे फॉसिल फ्यूल यदि हमें कम करने हैं या वनों को बचाना है, तो ये तो सरकार के स्तर पर ही प्रयास होने चाहिए। लेकिन हमने ये सोचा, कुछ हमने लाइक माइंडेड ग्रुप ने, कि हमारे स्तर पे इसका क्या प्रयास किया जा सकता है। तो इसके लिए हमने जो एक वेस्ट है, आपने जो देखा होगा, वेस्ट भी एक ग्रीन हाउस जनरेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। तो हमने सबसे पहले ये सोचा, क्योंकि वेस्ट हमारे अपने घरों से निकलता है। और यदि मैं आपको देहरादून जो हमारा सिटी है, इसी के बारे में बताऊं, डेली बेसिस पर करीब 400 टन, जिनको आप कह सकते हैं करीब 100 हाथी, एक हाथी का यदि वेट हम 4 टन मान ले तो करीब 100 हाथियों को रोज़ नगर निगम इतने कूड़ा समझ लीजिए, उसको कूड़े को उठा के शीशमबाड़ा ले जाता है, जो यहाँ पर एक लैंडफिल साइट है। अब आप शीशमबाड़ा में जो हमारा लैंडफिल साइट बन गया है, वहाँ पे कूड़े के ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनते जा रहे हैं और आए दिन आपको समाचार मिलते हैं कि वो कभी कभी जला दिया जाता है या उसमें कुछ आग लग जाती है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा एक हमारा पॉल्यूशन देहरादून में होता है। साथ ही साथ उसमें जो उसके कूड़े का जो उसमें केमिकल्स रिस्क के, जिन्हें लीचेट बोलते हैं, वो ग्राउंड वाटर टेबल में जाके मिलता है और पास में ही बैराज वगैरह जहाँ पर हमारे पक्षी हैं, उनको उस वाले पानी को भी वो प्रदूषित कर रहा है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि ये जो कूड़ा जो हमारे घरों से निकलता है, जो वहाँ नहीं जा पाता, वो मतलब कई जगह बिखरा रहता है, उसको गाय या दूसरे पशु खाते हैं और उसकी वजह से उनकी बड़ी दर्दनाक मौतें भी हो रही हैं। साथ ही साथ जो ये हमारी जो रिस्पना और बिंदाल रिवर्स हैं, ये भी पॉल्यूट हो गई हैं और
इनसे जो फिर पानी बाढ़ में निकल के ये राजा जी नेशनल पार्क होते हुए गंगा नदी में ही मिलता है और काफ़ी मैरीन लाइफ ख़राब होती है। इसमें जो मैरीन लाइफ के साथ साथ इसमें जो वाइल्ड लाइफ भी हमारी इसमें बहुत ज़्यादा उसको प्रदूषित पानी पी के बीमार पड़ रही है और वाइल्ड लाइफ का भी वैसे ही अपनी एक्सटिंक्शन पे है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो कुल मिला के मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि एक बहुत बड़े हम संकट का सामना कर रहे हैं, लेकिन जीवन की आपाधापी दौड़ भाग में हम अपने कामों में इतने व्यस्त हैं, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता। अपने दोस्तों के साथ मिलकर हमने ये सोचा कि हम इस जो वेस्ट की प्रॉब्लम है इस पर कुछ काम करना शुरू करें। तो जैसा काम जब भी शुरू कर सकते हैं कि ये प्रयास सबसे पहले अपने घर से शुरू हो, तो हम सब ने अपने घरों में मिलके कूड़े को अलग अलग करना शुरू किया, सेग्रीगेशन शुरू किया। और कूड़ा जब तक, देखिए एक और बात है कि जब तक ये मिक्स फॉर्म में रहता है तो वो वाकई में कूड़ा ही होता है, लेकिन यदि हम कूड़े को अलग अलग कर लेते हैं तो वो एक रिसोर्स बन जाता है। मतलब उससे आप पैसा भी कमा सकते हैं, उसको रीयूज़ भी कर सकते हैं, रिसाइकिल भी कर सकते हैं। तो ये हमने 3R के कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू किया, जिसे रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल कहते हैं। उसके बाद हमने जब घर पे अपने कूड़े को सेग्रीगेट किया तो ऑब्वियसली जो आपके गीला कूड़ा निकलता है, जो आपके किचन वेस्ट निकलता है या फूड वेस्ट होता है, उससे आप घर में खाद बना सकते हैं। लेकिन वो जो ये प्लास्टिक वेस्ट है इसका कोई बहुत बड़ा हमारे पास साधन नहीं था कि जब हम इसको सेग्रीगेट कर लें तो इसे कहाँ भेजें। तो हमने कुछ अपने लेवल पे कुछ अवेयरनेस जानकारी पता करके प्रयास किए, तो हमें पता चला कि PWD जैसे है, इनको रोड में डालने का काम करता है। जो हमारे घर से सॉफ्ट प्लास्टिक, पॉलीथीन, रैपर्स वगैरह निकलते हैं, तो हमने हमारे शुरुआत में 2013-14 के आसपास हमने अपने इस जो कूड़े को अलग किया था उसको हमने प्रयास किया कि इनको PWD के पास भी भेजें, लेकिन फिर कुछ सिस्टम फेलियर की वजह से ये नहीं हो पाया। फिर हमारा दूसरे NGO से अलाइनमेंट हुआ और हमने ये सोचा, उनके थ्रू हमने इसकी रिसाइकलिंग शुरू की। और फिर जब ये हमारे प्रयास आगे बढ़े, हमने और इन पर काम किया। हमने ये भी सोचा इस कूड़े को घर में ही ना आने दें, उसके लिए रिड्यूस करने के लिए हमने जो घर की जो चादर या पर्दे या जो वेस्ट मटेरियल्स ये कपड़े के निकलते हैं, तो हमारे ही जो अपने जो कॉलोनी की जो महिलाएं थी, बुजुर्ग महिलाएं थी, उन्होंने मिल के हमने कपड़े के थैले बनाए और इनको आसपास के जो वेंडर्स हैं या हमारी कॉलोनी के जो सदस्य हैं उनको बांटे। आइडिया ये था कि आप अपने घर में कपड़े का थैला यूज़ करें जिससे कि वेस्ट कम आए। तो इस तरीके के प्रयास हमने करने शुरू किए। हमने जो हमारी कम्युनिटी मीट्स हुई उसमें प्लास्टिक के बर्तन ना मंगा के स्टील के बर्तन मंगाने शुरू किए, अपने घर से ला के उसमें खाना शुरू किया। आइडिया ये था कि हम जो भी वेस्ट जनरेशन को कम से कम करें, और इसमें हमें काफ़ी सफलताएं भी मिली। फिर एक दून सिटी में कंपटीशन हुआ था जिसमें ये बताया, इसमें दून स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने इसको कंडक्ट कराया था। उसमें हमने पार्टिसिपेट किया, तो हमारी जो केवल विहार कॉलोनी है उसको नंबर 1 उसमें प्रथम स्थान मिला क्लीनेस्ट कॉलोनी का। तो जब हमें ये एक सफलता मिली तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस प्रयास को और आगे बढ़ाएं, अवेयरनेस लाएं दूसरे लोगों में भी। तो वहाँ से हमारे इको ग्रुप का जन्म हुआ। तो इको ग्रुप सोसाइटी की रजिस्टर्ड सोसाइटी है और इसमें मिलकर हमने क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड या जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जितने भी काम हैं उन पर हमने कार्य करना शुरू किया। तो चाहे आपका वो वेस्ट मैनेजमेंट हो, उसकी अवेयरनेस हो, पानी को बचाने की मुहिम हो, वनों को बचाने की मुहिम हो, पेड़ों को लगाने की मुहिम हो, तो ऐसे हमने इस तरीके के जो काम जो हमारे इस तापमान को कम करने में सहयोग देंगे उन पर हम काम करते हैं। अब हो ये रहा था कि हम वेस्ट सेग्रीगेट कर रहे थे, लेकिन उसको कहीं दूसरी तरफ जाने का, मतलब उसको रिसाइकिल करने के यहाँ पर देहरादून में संसाधन नहीं थे। तो हमने तब ये सोचा इस तरीके के प्रयास करते हैं जिससे ये थोड़ा सा कम हो जाए। हमने ये कोशिश की कि इस कूड़े को घर में ही, जो कुछ हमने नेट सर्च किए तो पता चला प्लास्टिक बॉटल्स को यदि हम उसमें, ये जो प्लास्टिक वेस्ट हमारा पॉलीथीन, रैपर्स आते हैं, पैकेजिंग मटेरियल्स आते हैं, इसको यदि हम कॉम्पैक्ट करके भर लें बोतलों में और इसको इको ब्रिक्स का नाम हमने दिया, तो इसको इको ब्रिक्स को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि ये एक बड़ा सस्ता और सरल उपाय है जो घरों में किया जा सकता है। तो इसको हमने पहले अपने घरों में किया और हमने देखा कि जो ये बाकी जो आपका प्लास्टिक वेस्ट है, जो हार्ड वेस्ट होता है, वो तो आप कबाड़ी को दे सकते हैं। समस्या इसी प्लास्टिक वेस्ट की थी जो सॉफ्ट प्लास्टिक है, और ये आप देखेंगे सबसे ज़्यादा
आपको जो प्रदूषण भी इसी प्लास्टिक वेस्ट से है। तो इसी प्लास्टिक वेस्ट को जब हमने इकोब्रिक्स की तरफ यूज़ किया और तो हमने देखा कि हमारे घर में कूड़ा बिल्कुल ज़ीरो वेस्ट की तरह हमारे घर बन गए। उसमें हमारे को कोई बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं निकलता था। ई वेस्ट भी आज की डेट में रिसाइकलिंग हो जाती है। तो हमने फिर इस इकोब्रिक्स को जब हमने किया तो हमें ये लगा अब इकोब्रिक्स को किस तरीके से यूज़ करें। तो हमने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने शुरू किए और हमने देहरादून में करीब 15 के करीब इसमें इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। उसमें बड़ी सफलताएं मिली हैं और इन्हें सराहा जा रहा है। तो उसमें हम ना केवल पेड़ के पास इन इकोब्रिक्स को यूज़ करके कुछ सिटआउट्स बना देते हैं, या जो हमारी रोड्स के उनकी पैराफिट्स भी बन सकती हैं, इनके रोड के डिवाइडर भी बन सकते हैं, इनके स्टेप्स सीढ़ियाँ भी बन सकती हैं। और अब हम कुछ स्ट्रक्चर्स भी बना रहे हैं जिनका अभी आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो आइडिया ये था कि ये प्लास्टिक वेस्ट जो इकोब्रिक्स में आती हैं, उस इकोब्रिक्स को हम काफ़ी मात्रा में दूसरे स्ट्रक्चर्स में यूज़ करना शुरू करें। आइडिया ये था कि ये करीब 50-60 साल तक उसको ट्रैप कर देंगे। तो हम ये जो प्रॉब्लम है प्लास्टिक वेस्ट की आज की डेट में जो हम देख रहे हैं कि हर जगह जो वेस्ट ही वेस्ट दिखता है, तो एक हमारा ये छोटा लेकिन बड़ा इफेक्टिव प्रयास है। तो आने वाले टाइम में ये आप ये देखेंगे कि ये जैसा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और इसके स्ट्रक्चर्स बनने लगेंगे, तो ये सबसे कम खर्चे में सबसे कम एनर्जी यूज़ करके, जिसमें कार्बन फुटप्रिंट भी बहुत कम होता है, तो ये हमारे प्लास्टिक वेस्ट को सॉल्व करने की एक बड़ी अनूठी मिसाल है। और इको ग्रुप की ये जो इकोब्रिक्स की पहल है, इसको पूरे देहरादून और उत्तराखंड में बड़ा सराहा जा रहा है। तो इको ग्रुप ने करीब हमने इसको मिलकर 100 से ज़्यादा अवेयरनेस अभी तक किए हैं, जिसमें हम RWS में भी गए हैं, स्कूल्स में गए हैं, कॉलेजेस में गए हैं और स्लम्स एरियाज़ में भी गए हैं। लेकिन एक होता है स्वेच्छा से बनाना, पर्यावरण के प्रति अपनी सजगता दिखाना, और एक दूसरा हमने ये भी प्रयास किया कि जो जिनमें लोअर इनकम ग्रुप्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जिनके पास आमदनी के जरिए नहीं है, तो उनको भी एम्पावर करने का हमने एक प्रोसेस शुरू किया है, जिसमें जो इकोब्रिक्स जो लोग बनाते हैं आप अपने आसपास के कूड़े में ना फैलाकर उनको इकोब्रिक्स बना लेते हैं। उसके लिए हम एक उनको जो भी उसके मतलब मेहनताना होता है उसका जितना भी यथानुसार उसको हम उनको देते हैं। और ये इस पहल से ये एक बहुत बड़ा मतलब चेंज आया है और इसमें कई ना केवल उन फैमिलीज़ को एम्पावरमेंट हो रहा है, बस उस एरिया के आसपास का प्लास्टिक वेस्ट भी कम होना शुरू हो गया है। तो आज की डेट में हम मतलब सैकड़ों फैमिलीज़ इस तरीके से जुड़ी हैं, हम उनको इकोब्रिक्स के लिए उनको पेमेंट करते हैं। ट्री प्लांटेशन में हमारा ये मानना है कि ट्री को केवल पेड़ों को लगाना ही एक आवश्यक नहीं है, उनको बचाना भी आवश्यक है। तो जो हम सैपलिंग्स लगाते हैं तो कोशिश करते हैं उनका सर्वाइवल रेट 80% से ऊपर रहे। तो ऐसी जगह ही लगाते हैं उनको जहाँ वो प्रोटेक्टेड होती है, उनकी देखभाल होती है। साथ ही साथ जो देहरादून में बड़े बड़े पेड़ लगे हैं और जो क्लाइमेट चेंज का एक जो नेचुरल एब्जॉर्बर है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए, उनको बचाना भी हमारा फ़र्ज़ है। तो हम कोशिश ये करते हैं कई माध्यमों से, चाहे वो सोशल हो, अवेयरनेस हो, या किसी भी तरीके से चाहे लीगल उसका मामला हो, हम कोशिश ये कर रहे हैं इन पेड़ों को बचाएं। क्योंकि ये पेड़ यदि बचे रहेंगे तो इससे ऑटोमेटिकली हमारे जो शहर का तापमान बहुत बढ़ चुका है। आप देखेंगे कई देहरादून शहर में हीट आइलैंड इस्टेब्लिश हो गए हैं, और जो हीट वेव्स जो हैं, जो पहले कभी हमारे मई या जून में आती थी, आज की डेट में मार्च या अप्रैल में आने लगी हैं। और इसकी वजह से जो ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट हो रहे हैं आने में, और हमारा जो ग्राउंड वाटर टेबल भी नीचे जाता जा रहा है, नदियाँ भी सूखती जा रही हैं या उनमें नदियों में यकायक बाढ़ आ जाती है। तो ये सब जो कारण हैं, हमें अपने ग्लेशियर्स जो हिमालयन ग्लेशियर्स को भी बचाना है। तो उसके लिए फॉरेस्ट या जो शहर में हमारे जो छोटे छोटे जंगल हैं, इनको बचाना बहुत ज़रूरी है, या बड़े बड़े पेड़ों को बचाना ज़रूरी है। तो इको ग्रुप उसमें भी बहुत बड़े प्रयास कर रहा है और आने वाले टाइम में हम इसमें भी करेंगे। साथ ही साथ हम जो ग्राउंड वाटर टेबल को ऊपर रखने के लिए, जो देहरादून में कभी किसी ज़माने में 25 से 30 फीट पे होती थी, आज वो 150 फीट नीचे चली गई है। तो जल को संरक्षण करने के लिए पॉन्ड्स या झील के माध्यम से, उनको चेक डैम्स के माध्यम से हम रिवर्स को अपनी रिजुनवेट करें, इस पे भी हमारे नेक्स्ट प्रयास इन पे रहेंगे। तो चैलेंजेस बहुत बड़े हैं इसमें। सबसे बड़ा चैलेंजेस यही आता है कि पब्लिक पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी अवेयर नहीं है जो हमारे ये थ्रेट्स हैं। तो सबसे पहले यही हमारा प्रयास है कि
पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें, आने वाले जो खतरे के बारे में बताएं। और क्योंकि इस खतरे से जूझने के लिए हमारे पास कुछ समाधान भी हैं, सॉल्यूशंस भी हैं, तो हम उन सॉल्यूशंस के और जो ग्राउंड लेवल सॉल्यूशंस हैं उन पे लोगों को जागरूक करते हैं। लेकिन हमारा एक बहुत अच्छा ग्रुप है इंटेलेक्चुअल्स का, जिसमें साइंटिस्ट भी हैं, बैंकर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं और एजुकेशनिस्ट भी हैं और अलग अलग टाइप के लोग हैं। वो सब मिलके उनकी सलाह मशवरा से हम इन कुछ ना कुछ समाधान लाने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे हमारा जो लाइक माइंडेड ये इको ग्रुप है बढ़ता जा रहा है। मेरा जो आने वाली पीढ़ी है, मेरा यही कहना है कि जो ये सब जो हमारे देश की बात करें, चेंजेस या जो कहते हैं इकोनॉमी की गति इतनी फास्ट, या जीडीपी के लिए या जो हमारे प्रयास हुए जो बहुत ज़रूरी भी था डेवलपमेंट के लिए, लेकिन समहाउ वो प्रयास जो थे उसमें जो एनवायरनमेंट है हमारा वो खतरे में आ गया। तो आज की डेट में मेरा जो आने वाली पीढ़ी है उससे यही है कि ना आप ठीक है डेवलपमेंट भी करें, अपना कैरियर भी बढ़ाएं और अच्छी अच्छी नौकरियों में भी जाएं, लेकिन साथ ही साथ पर्यावरण को, और वो भी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, मतलब उतना ही उसको कंज्यूम करें जितनी, थोड़ा सा उससे कम करके जितना हमें ज़रूरत है। बाकी हम आने वाली जनरेशन के लिए वो पार्ट छोड़ दें, क्योंकि यदि आप उनके लिए कुछ छोड़ के जाएंगे तभी वो उसको यूज़ कर पाएंगी। और आने वाली, क्योंकि पृथ्वी पे इतना ज़्यादा इस समय हमारा जो, जैसे मैंने बताया, कंज्यूमरिज्म या मटेरियलिज्म से इतना बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है, तो उस वजह से ये हमको पृथ्वी के हर रिसोर्स को बचाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो आपसे ये उम्मीद है, क्योंकि आप आने वाली जो नई पीढ़ी कर्णधार है इस देश की या हमारे शहर की या हमारी कॉलोनीज़ की, तो आप लोग आगे बढ़ के आएँ और इसमें कोई भी काम करते समय उसमें देखिए आपका कार्बन फुटप्रिंट कितना है। जहाँ जहाँ आप अवॉइड कर सकते हैं एनर्जी कंजम्पशन, उसको अवॉइड कीजिए, चाहे वो बिजली बचाना हो या पानी बचाना हो या पेट्रोल डीजल बचाना हो। मतलब कोशिश कीजिए साइकिलिंग करें, अपनी घरों में बिजली अन्यथा ना जलने दें, या सोलर प्लांट्स अपने घरों में लगाने के प्रयास करें। आने वाला टाइम हमारा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का भी है, उसकी तरफ हम बढ़ें। तो कहने का मतलब ये है कि जितना हम एनर्जी अपनी कंज्यूम कम करेंगे, कार्बन फुटप्रिंट कम करेंगे, उतना ही हमारा टेम्परेचर जो पृथ्वी का धीरे धीरे कम होता जाएगा।